हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 23 जुलाई और हम 23 जुलाई से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में लुंगपुंग रोकुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में लुंगपुंग रोकुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये किया है मिजोरम के अंदर। कहाँ किया है? मिजोरम के अंदर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिजोरम राज्य में स्थित लुंगकुंड रोकुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है और ये स्थल मिजोरम के चम्फाई जिले के लियानकुई गांव में स्थित है। और लुंगकुंड रोकुई में प्राचीन मैनहरी यानी खड़े पत्थर और अभी से स्थल की सुरक्षा और देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के कौन से संस्करण की मेजबानी की गई है? हाल ही में भारत के बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के कौन से संस्करण की मेजबानी की गई है? तो ये की गई है चौथे संस्करण। कौन से संस्करण की? चौथे संस्करण की। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अंदर तो ये चौथा बिम्स्टेक अभ्यास था और ये एक टेबल टॉप अभ्यास था जिसके अंदर बिम्स्टेक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के आपदा प्रबंधन पेशेवरों ने आभासी रूप से ये इसके अंदर भाग भाग लिया है। और इस अभ्यास का मेन जो फोकस है वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आमतौर पर आने वाली चक्रवात और बाढ़ के लिए तैयारियों का आकलन और उन्हें बेहतर बनाना है। बात करें पहले की, तो पहला अभ्यास हुआ था 2017 के अंदर नई दिल्ली के अंदर, और दूसरा हुआ था 2019 में ओडिशा के अंदर, तीसरा हुआ था दिसंबर 2021 में पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ये एक आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 के तहत स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 2005 को की गई थी और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और एनडीए के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और ये भारत इसका जो कार्य होता है, ये भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय होती है और देश में आपदा प्रबंधन के लिए नीति और दिशा निर्देश और योजना को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर वाई-D1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर वाई-D1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने वाई-D1 की शुभारंभ की घोषणा की, जो भारत के सबसे हल्के सक्रिय व्हीलचेयर और देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सटीक निर्मित नैनो ट्यूब कठोर फ्रेम व्हीलचेयर है जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसका वजन मात्र 9 किलोग्राम है, जो दैनिक व्हीलचेयर उपयोगिताओं के लिए आदर्श है और व्यक्तिगत मुद्रा और गति पैटर्न के अनुरूप इसको कस्टम डिजाइन किया गया है। कार, ऑटो रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन में आसानी से फिट हो जाता है और इस व्हीलचेयर की कीमत 75,000 से 80,000 रुपए के बीच रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर के अंदर बिका है? हाल ही में किस ग्रह का टुकड़ा सबसे बड़ा जो टुकड़ा है वो 53 लाख डॉलर के अंदर बिका है? तो ये है मंगल ग्रह का। इसका है मंगल ग्रह का। न्यूयॉर्क में दुर्लभ भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक वस्तुओं की एक नीलामी में पृथ्वी पर अब तक का पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर के अंदर बिका है। उल्कापिंड की नीलामी का ये एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। NWA 16,788 नामक इस पत्थर की नीलामी में ऑनलाइन और फोन बोलीदाताओं के बीच 15 मिनट तक की बोली लगाने की होड़ मची और 53 पाउंड का है, यानी 24.5
5 किलोग्राम इस पत्थर की खोज जो नवंबर 2023 के अंदर नाइजर के सारा रेगिस्तान में एक उल्का पिंड खोजने वाले ने की थी, जो अभी $53 लाख में बिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जन स्वास्थ्य नवाचार के लिए किस स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का व्यवसायीकरण करेगा? तो ये करेगा एडफाल्जी वैक्स। इसका करेगा एडफाल्जी वैक्स का। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जन स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्जी वैक्स के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया शुरू की और इस वैक्सीन का उद्देश्य मानवों में सबसे घातक मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम से लड़ना है। बात करें इस वैक्सीन के बारे में तो ये वैक्सीन ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर के द्वारा विकसित की गई है और इसका लक्ष्य है प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम को निशाना बनाना और जो गंभीर और घातक मलेरिया का प्रमुख कारण है। और ये समुदाय इस तरह संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में विषायक है और ये रिकमेंडेड मल्टी स्टेज वैक्सीन है जो परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं पर कार्य करती है। विकास का जो समय चक्र है तो वैक्सीन के पूर्ण विकास में कम से कम 7 वर्ष लगने का अनुमान है, जिसे 4 चरणों के अंदर विभाजित किया गया है और प्रत्येक चरण में 6 माह का अतिरिक्त समय रखा गया ताकि किसी भी अप्रत्याशित देरी का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी 23-24 जुलाई तक किस देश की यात्रा पर रहेंगे? हाल ही में पीएम मोदी 23-24 जुलाई तक किस देश की यात्रा पर रहेंगे? तो ये रहेंगे यूनाइटेड किंगडम। किस देश की यात्रा पर रहेंगे? यूनाइटेड किंगडम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम की जो इनकी यात्रा है इस पर रहेंगे और ये उनकी चौथी यात्रा है। और प्रधानमंत्री की स्टारमर यानी यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ये निमंत्रण पर वो अपनी अधिकृत यात्रा पर करेंगे और यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों को संपूर्ण पहलू पर व्यापक चर्चा करेंगे और साथ ही यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ मुलाकात भी करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की यात्रा भी करेंगे और ये पीएम मोदी की मालदीव की यात्रा तीसरी यात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिति चौहान किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? अदिति चौहान किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो संबंधित है फुटबॉल से। इसे फुटबॉल से। भारत की स्टार फुटबॉलर अदिति चौहान ने कहा है कि जब उन्होंने पहली बार गेंद में कुकिंग मारा तब उन्होंने पता नहीं था कि भारत की नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम भी है। अदिति ने शुक्रवार को संन्यास लेने की घोषणा की थी और अपने शानदार करियर के दौरान यूरोप के पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यूरोप के पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई सन्निकट दिवस किस है? पाई सन्निकट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पाई सन्निकट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। पाई सन्निकटन दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन गणित स्थिरांक पाई के सन्निकट 22/7 के सम्मान में मनाया जाता है जो दिनांक प्रारूप 22/7 से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है दीपक बागला को। किसको किया है? दीपक बागला को। केंद्र सरकार ने दीपक बागला को अटल नवाचार मिशन का नया मिशन का नियुक्त किया है जो देश भर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है जिसे नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य एक ऐसा है पारिस्थितिक तंत्र तैयार करना जो विशेष रूप से छात्रों और उभरते उद्यमियों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और समस्या का समाधान कौशल को पोषित करे। दीपक बागला जो पहले इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में कार्य थे और अब एआईएम का नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया जो विश्व निवेश संवर्धन एजेंसियों के संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उन्होंने 21 जुलाई 2025 को कार्यभार संभाला है। इनसे पहले डॉक्टर चिंतन वैष्णव इस पद पर थे। इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद का निधन हो गया है? तो यह है केरल राज्य की। इस राज्य के केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद का निधन हो गया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता अच्युतानंद का निधन हो गया। 101 साल के थे। वेलिकाथु शंकरन अच्युतानंद को आम लोगों द्वारा प्यार से वीएस के नाम से जाना जाता था। वे जनता के अधिकारों के लिए अड़ंग प्रतिबद्धता और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ट्रेड यूनियन गतिविधियों से की और उन्होंने जल्द ही केरल के कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख चेहरों में भी शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोयम्बटूर स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में गुज्जर संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? किस राज्य ने कोयम्बटूर स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में गुज्जर संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दिए तमिलनाडु। इसने दिए तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के गुज्जर संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मंजूर दी और ये निर्णय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान वन्य जीव प्रतिपालक के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। और इसके अंदर जो प्रमुख 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार, ग्रेट हॉर्नबिल और मालाबार, पाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ये पक्षी बीज फैलाने वाले के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी की भूमिका निभाते हैं और उष्णकटिबंधीय वन परिस्थितियों तंत्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। बात करें उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में तो ये विशेषताएं ये नर्सरी विकास करते हैं और घोंसला गोंद लेने का कार्यक्रम करते हैं। सिटीजन साइंस ऐप है और शैक्षणिक सहायता है और सहयोग है। यानी इन चीजों के द्वारा इन प्रजातियों को विस्तारित किया जाएगा। हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन है बनी? तो ये बनी है कोनेरू हम्पी। कौन बनी है? कोनेरू हम्पी। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने जॉर्जिया के बटुमी में खेले जा रहे फाइड वीमेन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल पहुंच गए और यहाँ तक का सफर तय करने वाली पहली भारतीय महिला चेस खिलाड़ी बनी है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीन की सांग युक्सिन को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। और एक अन्य क्वार्टर फाइनल के अंदर हारिका द्रोणावती और उभरती स्टार दिव्या देशमुख के बीच कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें वो सेमीफाइनल में जाने पर सोमवार को खेले जाने वाले दूसरे गेम के बाद होगा। और इससे पहले हम्पी ने स्विट्जरलैंड की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एलेक्जेंडर कोस्टेन्यूक को टाई ब्रेक्स में 1.5 से 0.5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। और इस टूर्नामेंट में पहली बार भारत की 4 महिला खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। कोनेरू हम्पी के अलावा हारिका द्रोणावती, आर वैशाली और दिव्या देशमुख ने क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से
श्री जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध किस राज्य से? हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से श्री जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध है राजस्थान राज्य से। कहाँ से? राजस्थान राज्य से। 21 जुलाई की रात देश के 14वें कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका इस्तीफा को मंजूरी दे दी थी। और 14 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। और धनखड़ ने अनुच्छेद 67(a) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र सौंपा है। किस अनुच्छेद के तहत? 67(a) के तहत 11 अगस्त 2022 को धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया था। और वीवी गिरी और भेरोसी शेखावत के बाद धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो और नासा का कौन सा संयुक्त मिशन सैटेलाइट 30 जुलाई को लॉन्च होगा? यानी इसरो और नासा का कौन सा संयुक्त मिशन है, मिशन सैटेलाइट है जो 30 जुलाई को लॉन्च होगा? ये होगा निसार। कौन सा होगा? निसार। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। और इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:40 पर होगी। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अप्सरा रडार, जो GSLV-F6 हेवी लिफ्ट रॉकेट से इस सैटेलाइट को 743 किलोमीटर दूर सूर्य के ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। और ये जो सैटेलाइट है वो निसार हर 12 दिन में पूरे पृथ्वी को स्कैन करेगा और सभी मौसम में दिन रात के आंकड़े भी बताएगा। और ये पृथ्वी की सतह पर सूक्ष्म बदलावों का भी पता लगाएगा और जिसे इकोसिस्टम में बदलाव और बायो डाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिलेगी। बात करें आर्टेमिस की तो ये नासा का चंद्रमा मिशन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर वापस लाना है। नासा जो निसार है ये नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है जो पृथ्वी की निगरानी करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी देगा। बात करें मंगलयान की तो इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में जाना जाता है। ये भारत का पहला मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन था। गगनयान ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन है जिसका उद्देश्य 3 यात्रियों को 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर भेजना। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 18 उच्च न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की थी। हाल ही में यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। और IIM कोझिकोड ने शैक्षिक नवाचार के लिए ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है। और 57वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत ने 6ठा स्थान हासिल किया है। और हाल ही में भारत सिंगापुर देश के साथ 32वें सिम्बेक्स से सैन्य अभ्यास के अंदर भाग लेगा। भारत द्वारा पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है। और हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आयोग दिवस का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। और हाल ही में पश्चिमी घाट में मिली नई लाइकेन प्रजातियां एलोग्राफा वंश से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।